हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। अभी देखिए जून का महीना भी चालू हो गया है और हम लोग क्या कर रहे हैं, सरफेस टेंशन जो नया टॉपिक है, असलियत में तो पहले ये अलग से टॉपिक दिया जाता था टेक्स्ट बुक्स में, पर इस बार क्या किया, उसको फ्लूइड के साथ ही मिलाया गया है। तो हम लोग सरफेस टेंशन को एक अलग टॉपिक की तरह ही समझने की कोशिश करेंगे, हालांकि फ्लूइड से कनेक्टेड है। आई होप आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो और हमको सबको 90% लाना है। 90% सर, 90%? और मैं, हाँ क्यों नहीं ला सकते हो आप लोग यार? 90% लाना है JEE नीट में। JEE में हमको 300 में से क्या करना है, 200-250 मार्क्स लेकर पार करना है। 720 में से नीट में से 550-600 मार्क्स का कम से कम टारगेट होना चाहिए, तो ही कुछ आपका हो सकता है सर ये सब। और मैं, हाँ यार, तुम लोग अगर अपने आप पे आत्मविश्वास रखोगे तो ही तो हो सकता है। एंड ऑलवेज देयर इज अ सेइंग दैट इफ यू एम एट द सन यू विल रीच एट द मून। अगर आप सूर्य तक जाने की इच्छा रखते हो तो ही क्या कर सकते हो, कम से कम सूर्य तक नहीं मून तक तो जाओगे। 90% का लक्ष्य रखोगे तो 90 नहीं तो 80 तो आएंगे कम से कम। 300 मार्क का में से 250 का टारगेट रखोगे, 250 नहीं तो 250 तो आएंगे। 720 में से 650 का टारगेट रखोगे नीट में तो 600 तो आएंगे। तो टारगेट बना रखिए। एंड और एक बात, बचपन से हम सुन रहे हैं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा होगी तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो चलिए चालू करते हैं सरफेस टेंशन। देखिए सरफेस टेंशन, नाम ही है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में अगर आप सोचो तो सरफेस के ऊपर एक टेंशन फोर्स है। सरफेस के ऊपर ये टेंशन फोर्स क्यों है वो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले छोटे छोटे एग्जांपल्स देखेंगे कि जहां पर हम लोग सरफेस टेंशन को फील कर सकते हैं। देखिए सरफेस टेंशन को फील कहां कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए बारिश की बूंदें आती हैं, तो बारिश की बूंदें जब गिरती हैं तो क्या होता है, बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो स्फेरिकल शेप में होती हैं। बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो कौन से शेप की होती है, स्फेरिकल शेप की होती हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है कि बारिश की बूंदें स्फेरिकल शेप में ही होती हैं? क्योंकि क्या होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से खिंचाव में रहते हैं, खिंचाव महसूस करते हैं। समझ में आ रहा है? पार्टिकल्स एक दूसरे को अपने पास खींचते हैं। टेंशन फोर्स यानी स्ट्रिंग में आपने देखा है कि अगर मैं किसी को बाहर खींचूं तो अंदर वाले पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, इजंट इट, एक दूसरे को खींचते हैं। तो यहां पर भी सरफेस टेंशन ये कुछ कुछ क्या है, सरफेस फेनोमेनन है लिक्विड का, सरफेस के ऊपर ही ये होता है। और क्यों होता है वो मैं बताऊंगा। उसके अलावा अगर आप देखोगे पानी, अगर जब भी पानी कहीं पर भी गिराते हो तो पानी एक बीच में क्या होता है, आप देखते हो हमेशा पानी में एक जो सेंट्रल पार्ट होगा वो थोड़ा सा आगे ऊपर ऐसे बबल की तरह लिफ्टेड होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल सब दूसरे एक दूसरे को नजदीक खींचते हैं। समझ में आ रहा है? तो दैट इज सरफेस टेंशन। अच्छा, उसके अलावा दूसरी भी देखिए एक बात समझिए कि मान लीजिए एक पानी भरा हुआ है वेसल में, अगर इसमें अंदर आप नीडल छोड़ोगे तो वो डूब जाएगी। पर मान लीजिए ये नीडल, नीडल यानी समझते हो ना, नीडल पतली सी, आप क्या करो इसके ऊपर जस्ट ऐसे धीरे से छोड़ो तो ये नीडल क्या होने लगती है, इसके ऊपर फ्लोट होने लगती है। ये क्यों फ्लोट होने लगती है? बॉयंट फोर्स की वजह से तो फ्लोट नहीं हो सकती, वो तो हमने सोचा है, समझा है। पर यहां पर फ्लोट क्यों होगी? सरफेस टेंशन के कारण। ये जो खिंचाव है ये इसको डूबने नहीं देता, ये खिंचाव है ये इसको डूबने नहीं देता है। इसलिए ये क्या होता है सर, ये सब सरफेस टेंशन के एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। देखिए जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स होते हैं, अभी थोड़ा थोड़ा सरफेस टेंशन में हम आते हैं। जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स होते हैं दे हैव हाई एनर्जी देन रिमेनिंग, देन पार्टिकल्स, ये जो सरफेस के ऊपर है इनके पास हाई एनर्जी होता है। ऐसा क्यों सर? बताता हूं। देन पार्टिकल्स इनसाइड,
मान लीजिए ये मेरा लिक्विड है, उसमें मैंने एक पार्टिकल लिया हुआ है यूं इधर ए, और दूसरा पार्टिकल लिया हुआ है यहां बी, और तीसरा भी मैं लूंगा, तो ए पार्टिकल है सरफेस पे, बी अंदर है, तो ए की एनर्जी ज्यादा मानी गई है। ऐसा क्यों सर? ए पार्शियलिटी क्यों, ए की एनर्जी ज्यादा क्यों? देखिए, सबसे पहले इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कोहेसिव फोर्सेस एंड एडेसिव फोर्सेस। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पर फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, कोहेसिव फोर्सेस क्या हैं और एडेसिव फोर्सेस क्या हैं। सोचिए, अगर मान लीजिए कि दो पार्टिकल्स हैं जो सेम नेचर के हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जैसे मान लीजिए वाटर और वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स of attraction between particles of same nature, सेम नेचर के पार्टिकल्स हों, जैसे वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। कोहेसिव फोर्स कब बोलेंगे? जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स का नेचर सेम हो। एडेसिव फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट नेचर। पार्टिकल्स का नेचर अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं एडेसिव फोर्स। मान लीजिए एक वाटर मॉलिक्यूल है और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, या एक वाटर मॉलिक्यूल है और एक मर्क्यूरी मॉलिक्यूल है, इसमें भी कुछ अट्रैक्शन होगा, स्ट्रांग होगा, वीक होगा, हमें पता नहीं, पर इसको बोलेंगे एडेसिव फोर्स। देखिए फेविकॉल वगैरह पे, ग्लू पे लिखा होता है फेविकॉल इज अ बेस्ट एडेसिव। अगर दो पेपर चिपकाने होते हैं, मान लीजिए एक पेपर है, असलियत में दो पेपर नहीं चिपकते हैं, एक पेपर है, उसके ऊपर मैं क्या लगाता हूं? ग्लू लगाता हूं, ठीक है, और उसके ऊपर दूसरा पेपर रखता हूं, तो दोनों चिपक जाते हैं। असलियत में दोनों पेपर नहीं चिपकते हैं, ग्लू है बीच में, वो इस पेपर को भी पकड़ के बैठा है, इस पेपर को भी पकड़ के बैठा है। ग्लू जो है वो एडेसिव फोर्स देता है। ग्लू इस पेपर में, मान लीजिए ये एक पेपर है और बीच में ग्लू है और ये दूसरा पेपर है, असलियत में इतना नहीं रहता है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में भी एडेसिव फोर्स है, इन दोनों के बीच में भी एडेसिव फोर्स है। एडेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, ठीक है, ग्लू और पेपर का एडेसिव फोर्स है। समझ में आ रहा है? समझा? अच्छा, मैंने बहुत सारा ग्लू लगाया होगा, तो मान लीजिए ग्लू के ऐसे दो लेयर्स हैं, ठीक है, तो ये लेयर और पेपर में, ये लेयर और पेपर में कोहेसिव एडेसिव फोर्स होगा। इन दोनों लेयर्स के बीच में, ग्लू के लेयर्स के बीच में कोहेसिव फोर्स होगा। ये पेपर और ग्लू में एडेसिव, क्योंकि नेचर अलग अलग है ना, और ग्लू के लेयर में कोहेसिव फोर्स होगा, और फिर से ग्लू और पेपर में एडेसिव फोर्स, तो दोनों का नेचर अलग होगा, तो एडेसिव नेचर सेम होगा तो कोहेसिव फोर्स। तो सबसे पहले इसको समझना है कि कोहेसिव फोर्स यानी क्या और एडेसिव फोर्स यानी क्या। समझ में आ रहा है? तो ये कोहेसिव फोर्सेस और एडेसिव फोर्सेस हो गए। उसके बाद मान लीजिए कि ये पार्टिकल ए है, ठीक है। अच्छा, ये पार्टिकल ए जो है वो अपने आसपास के पार्टिकल्स नेचर सेम हो या अलग अलग हो, उसका न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो जो आजू बाजू वाले पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेंगे, पर उसका कुछ रेंज होगा, इजंट इट? इस न्यूक्लियस का कुछ रेंज होगा। ये ऐसा तो नहीं है वो क्या आसमान तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा,
एक उसका रेंज होगा बहुत ही छोटा, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है न्यूक्लियर फोर्स आपको पता है कि वो शॉर्ट रेंज फोर्स है, वो एक लिमिट तक फोर्स लगा सकता है। मान लीजिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां, एक किससे एक्चुअली ये डिस्टेंस मैंने बहुत बड़ा बनाए हुए हैं, पर ये कुछ लिमिटेड डिस्टेंस तक, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, तो अगर मुझे किसको चपाट मारना है तो मैं यहां तक मार सकता हूं, ठीक है, यहां तक मार सकता हूं, यहां तक मार सकता हूं, मेरा रेंज इतना है, इजंट इट? तो यहां ऐसे घूमूंगा तो चपाट, इस रेंज में मैं घूमूंगा तो जो भी मेरे आजू बाजू है सबको चपाट लगेगा, या ऐसे हाथ घुमाऊंगा तो ऐसे चपाट लगेगा। तो ये मेरे हाथ का रेंज है, समझ में आ रहा है? ये मेरे क्या है, हाथ का रेंज है। यहां तक अगर कोई इंसान इसके अंदर आएगा तो उसको मैं चपाट मार सकता हूं। तो ये मॉलिक्यूल्स इसके अंदर कोई भी आएगा तो उसके ऊपर ये फोर्स लगा सकते हैं। ये क्या है, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रेंज। तो ये मॉलिक्यूल से एक, ये क्या है, ये सर्कल नहीं, ये स्फीयर है। इसके आगे मैं आगे भी चपाट मार सकता हूं, पीछे भी मार सकता हूं, ये पूरा स्फीयर है, गोला है, इस गोले तक ये फोर्स लगेगा, तो इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रेंज। इसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर रेंज। समझ में आ रहा है? द डिस्टेंस अप टू विच अ मॉलिक्यूल कैन अप्लाई इट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर रेंज। तो ए पार्टिकल का भी कुछ इंटरमॉलिक्यूलर रेंज होगा, बी पार्टिकल का भी कुछ इंटरमॉलिक्यूलर रेंज होगा, होगा नहीं होगा? तो ए पार्टिकल का भी इंटरमॉलिक्यूलर रेंज है, बी पार्टिकल का भी इंटरमॉलिक्यूलर रेंज होगा, समझा? उसके बाद पहले आप क्या कीजिए, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। थोड़ा मेरे को बोर्ड क्या करना पड़ेगा, क्लीन करके आगे पार्ट समझाना पड़ेगा। देखिए अभी हमने रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखा है। रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी क्या होगा कि वो डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल का, वो डिस्टेंस होता है इस मॉलिक्यूल का जहां तक वो क्या लगा सकता है, अपना फोर्स लगा सकता है। और ये जो स्फीयर बनेगा, द स्फीयर फॉर्म्ड at a distance where the force is applied, intermolecular force can be applied is known as sphere of influence। ये टिपिकली टेक्स्ट बुक में दिए जाते हैं इसलिए बताया जाता है, पर इसका इतना कुछ यूज नहीं है। ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। ये क्या है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो हमने इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स देखा, हमने देखा एडेसिव फोर्स, हमने देखा रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, फिर देखा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, फिर है सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म का मतलब क्या है, सोचिए अगर मान लीजिए मैंने बी पार्टिकल लिया, बी पार्टिकल का पूरा जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होगा, अंदर होगा, ठीक है। मान लीजिए इसका जो रेडियस है वो था 10 फॉर एग्जाम्पल। तो ऊपर से मान लीजिए ये लेवल है, ऊपर से 10 लेवल तक मान लीजिए कोई पार्टिकल ऐसे एकदम सरफेस पे होगा, तो क्योंकि 10 है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो वो एक आधा बाहर होगा और आधा अंदर होगा, बराबर है ना। तो अगर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस 10 है तो सरफेस से लेकर 10 तक जो भी ये पानी का लेयर है इसको बोला जाएगा सरफेस फिल्म, इसको बोला जाएगा सरफेस फिल्म। क्या बोला जाएगा, सरफेस फिल्म। द लेयर ऑफ लिक्विड अप टिल द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज नोन एज सरफेस फिल्म, क्योंकि यही सरफेस फिल्म है जो एक्टिव रहेगी। क्यों एक्टिव रहेगी, मान लीजिए अगर ए तो ऐसा पार्टिकल है जो सरफेस पे है तो आधा बाहर है आधा अंदर है। मान लीजिए सी ऐसा इधर पार्टिकल है तो ये क्या होगा, थोड़ा सा बाहर होगा और थोड़ा सा अंदर होगा। तो तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है जैसे ए जो आधा बाहर
अभी हम कंसेप्ट पे आ रहे हैं, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी। आधा बाहर आधा अंदर, ठीक है, आधा अंदर। फिर है बी पार्टिकल जो है पूरा अंदर, फिर सी पार्टिकल है जो है थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा अंदर। अभी सोच के देखिए, सबसे पहले मैं पूरे अंदर की बात कर रहा हूं। पूरा जो पार्टिकल अंदर है बी, उसके आजू बाजू में तो वाटर मॉलिक्यूल्स ही हैं। बी पार्टिकल के सराउंडिंग जो पार्टिकल्स हैं वो कौन से हैं? क्योंकि वो पूरा अंदर है, वो लिक्विड पार्टिकल्स होंगे। या लिक्विड इधर पानी माना गया है तो लिक्विड पार्टिकल्स ही होंगे, इजंट इट? तो क्योंकि ये भी सेम नेचर के पार्टिकल्स हैं, तो बी, ये मान लीजिए इसके अराउंड जो पार्टिकल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों के आठों क्या हैं? लिक्विड पार्टिकल्स हैं। तो बी और इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा? सेम नेचर है, इसलिए कोहेसिव फोर्स। सब जगह क्या होगा? सब जगह से कोहेसिव फोर्स आएगा। सब जगह से क्या आएगा? कोहेसिव फोर्स। यहां से भी कोहेसिव, यहां से भी कोहेसिव, यहां से भी कोहेसिव, यहां से भी कोहेसिव, सब जगह से कोहेसिव ही कोहेसिव। अभी सब जगह से क्योंकि कोहेसिव फोर्स है तो होगा क्या? इट इज इन इक्विलिब्रियम। ये कुछ नहीं कर सकता, सब जगह से इक्वल फोर्स है, इक्विलिब्रियम में है। सब जगह से क्या है? इक्वल फोर्स में है, इसलिए ये क्या है? इक्विलिब्रियम में है। समझ में आ रहा है? तो बी पार्टिकल कुछ नहीं कर सकता। सोचो सी पार्टिकल, सी पार्टिकल मान लीजिए क्या है? ए तो आधा बाहर है आधा अंदर है। सी पार्टिकल मान लीजिए 75% अंदर है, मींस 50 से तो ज्यादा ही है। मान लीजिए ये था लेयर, इसके नीचे जो पार्टिकल्स होंगे वो पानी के पार्टिकल्स होंगे और ऊपर एयर के पार्टिकल्स। ये लिक्विड है, ये सरफेस है, ये सी पार्टिकल है। सी पार्टिकल दो फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगा, एक एडेसिव फोर्स ड्यू टू एयर और कोहेसिव फोर्स ड्यू टू वाटर। आप मुझे बताइए कि एडेसिव फोर्स ज्यादा होगा कि कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा? आप मुझे बताइए, एडेसिव फोर्स ज्यादा होगा कि कोहेसिव फोर्स? आप बोलोगे डेफिनेटली सर एयर का फोर्स तो कम ही होता है, एयर में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होती है, तो एयर का जो फोर्स होगा वो तो कम होगा। और 75% पानी में है, तो सी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं? कोहेसिव फोर्स वाटर का नीचे खिंचाव ज्यादा है, ऊपर जो फोर्स है इसके ऊपर इन सबका जो ये फोर्स है F1, मान लीजिए ये F1 है कोहेसिव फोर्स, ये F2 है एडेसिव फोर्स। आप मुझे बताइए कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? F1 ज्यादा होगा कि F2? डेफिनेटली आप बोलोगे सर F1 ज्यादा है, नीचे खिंचाव ज्यादा है। अगर नीचे खिंचाव ज्यादा है तो क्या होगा? नीचे खिंचाव ज्यादा है तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, मीन जो सी पार्टिकल है इसलिए सरफेस फिल्म जो है वो एक्टिवेटेड रहती है। सी पार्टिकल क्या है? सी पार्टिकल में नीचे खिंचाव महसूस होता है, वो क्या हो जाएंगे? नीचे जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि नीचे वाला फोर्स ज्यादा है। ए पार्टिकल भी देखिए, ए पार्टिकल हालांकि आधा बाहर है और आधा अंदर है, पर आधा जो अंदर है डेफिनेटली मान लीजिए वाटर का जो कोहेसिव फोर्स होगा F1 वो फिर से ज्यादा ही होगा F2 से। F1 ज्यादा होगा F2 से, F1 विल बी मोर देन F2, मींस क्योंकि वाटर है ना, लिक्विड का जो फोर्स होगा कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा एयर से। हम यहां पर जो कंडीशन देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं। कई बार मान लीजिए ऊपर दूसरा लिक्विड है नीचे तीसरा लिक्विड है तो एक्टिवेटेड फिल्म चेंज होगा अभी, पर वो बाद में देखेंगे। पर फिलहाल हम देख रहे हैं F1 और एयर का इंटरैक्शन। ऊपर एयर है नीचे लिक्विड है, तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा कि नीचे वाला? नीचे वाला। तो डेफिनेटली जो ये पूरी सरफेस फिल्म है, ये जो पूरी सरफेस फिल्म है ये होती बहुत छोटी है,
इसलिए उसको सिर्फ सरफेस ही माना जाता है। इधर मैं बता रहा हूं सरफेस विल एक्सपीरियंस नेट डाउनवर्ड फोर्स। ये जो फिल्म होती है वो ऐसे स्ट्रेट नहीं होती है, वो थोड़ी सी ऐसे नेट डाउनवर्ड फोर्स होता है उसमें क्या होता है, ऐसा एक नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा, एक थोड़ा सा नीचे खिंचाव हमेशा उसमें लगा रहता है, एक नेट डाउनवर्ड फोर्स उसमें हमेशा लगा हुआ रहेगा। और इसको ही बोलते हैं क्या, सरफेस, ये क्या होंगे, एक दूसरे नीचे जो खिंचाव होगा इसको ही बोलते हैं सरफेस फोर्स। क्योंकि देखिए ये फोर्स है, एक छोटा सा इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो क्या होगा, इट विल हैव अ टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सरफेस में एक, क्योंकि इस फोर्स की वजह से एक एनर्जी भर जाती है, इसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी। इस खिंचाव फोर्स के कारण इसके अंदर क्या हो जाती है, एक एनर्जी भर जाती है, इसलिए वो क्या होती है, इसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी। और आपको पता होगा कि सभी पार्टिकल्स में यहां पर एनर्जी भरी हुई है, एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी भर गई है फोर्स के कारण। और सभी पार्टिकल्स क्या चाहते हैं कि उनकी एनर्जी कैसी रहे, उनकी एनर्जी मिनिमम रहे। क्या चाहते हैं, उनकी एनर्जी मिनिमम रहे। एक एक चीज समझिए, क्या चाहते हैं वो, उनकी एनर्जी मिनिमम रहे। और मिनिमम एनर्जी कौन सा शेप देता है, स्फेरिकल शेप। ये मैथ्स वाले बच्चों ने प्रूव भी किया होगा। मिनिमम सरफेस एनर्जी किसकी होती है, मिनिमम सरफेस एनर्जी होती है स्फेरिकल शेप की। अगर आप सिलेंडर, कोन वगैरह चेक करोगे तो सबसे मिनिमम एनर्जी स्फीयर की होती है। तो इसलिए बारिश की बूंदें स्फीयर की तरह ही होती हैं, यानी स्फेरिकली गिरती हैं, ताकि जो एनर्जी है वो मिनिमम रहे, सरफेस एनर्जी मिनिमम रहे। पर वो बाद में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पे क्या होता है, सरफेस टेंशन तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं। हमने पहले कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस में देखा है। इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम नेचर में हो तो उसको कोहेसिव बोलेंगे, डिफरेंट नेचर के पार्टिकल्स के बीच में हो, डिफरेंट नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में हो तो उसको एडेसिव फोर्स बोलते हैं। जहां तक फोर्स लगता है उसको बोलते हैं रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो स्पीयर बनेगा उसको बोलते हैं स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अभी ये जो रेडियस से, फिल्म से लेकर रेडियस तक रेंज ऑफ क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स तक जो ये लेयर होता है उसको बोलते हैं सरफेस फिल्म। क्योंकि यहां पर जो पार्टिकल्स रहेंगे वो थोड़े से बाहर जाएंगे सरफेस के, थोड़े से अंदर रहेंगे। अभी हमारे पास तीन पार्टिकल्स होते हैं, ए बी सी। बी वाला जो पार्टिकल है वो क्या है, पूरा का पूरा पानी के अंदर रहता है, तो सब तरफ से उसको इक्वल कोहेसिव फोर्स लगता है, तो वो इक्विलिब्रियम में रहता है। यानी ऐसे जो भी सरफेस फिल्म के नीचे पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में है, उनका कुछ काम नहीं रहता है, दे आर इन इक्विलिब्रियम। पर जो ए और सी होते हैं, जो बाहर या और अंदर होते हैं, तो होता क्या है इसमें, ए और सी में की कोहेसिव फोर्स पानी का लगता है और एयर का एडेसिव फोर्स। डेफिनेटली एयर का एडेसिव फोर्स कम होता है और पानी का कोहेसिव फोर्स ज्यादा। इस पर्टिकुलर केस में कई बार एयर का भी ज्यादा हो सकता है, ऐसा कोई भी थंब रूल नहीं है कि सरफेस नीचे ही आएगा, ऊपर भी एक्सेप्शनल केसेस में जाता है, पर फिलहाल हम वो केस नहीं देखते हैं। तो दे विल पर ये क्या है, एक्टिवेटेड फिल्म है। यहां पर या तो नेट अपवर्ड फोर्स लगेगा या तो नेट डाउनवर्ड फोर्स। मे बी अगर लिक्विड पार्टिकल्स का फोर्स ज्यादा है तो वो नीचे की तरफ खिंचाव महसूस करेगा तो सरफेस ऐसी हो जाएगी। अगर ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा तो सरफेस ऐसी भी हो जाती है, कॉन्केव अपवर्ड भी हो जाती है। पर हम फिलहाल वो नहीं देख रहे हैं, कॉन्केव डाउनवर्ड देख रहे हैं। तो नीचे का फोर्स, जो सरफेस फिल्म में जो भी पार्टिकल्स हैं उनके नीचे का जो कोहेसिव फोर्स है वो ज्यादा है, और एडेसिव फोर्स कम रहने के कारण होता क्या है कि दे ऑल विल एक्सपीरियंस अ नेट डाउनवर्ड पुल, और इसके वजह से उनमें एक तरह की एनर्जी डेवलप हो जाती है। और क्योंकि एनर्जी मिनिमम चाहिए और वो शेप स्फेरिकल होता है तो इसके लिए सभी पार्टिकल्स यानी वाटर के स्फेरिकल शेप के होते हैं। ये हमने समझा। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट थोड़ा सा बोर्ड
बहुत ही मुझे लग रहा है गंदा हो गया है। आप रीड करके कॉन्सेप्ट जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो नोट कर सकते हैं। ऐसे डायग्राम निकाल के ABC तीनों केसेस लिख के आप लिख सकते हैं। क्या लिखोगे, पहले आप डायग्राम ड्रॉ करो, फिर A पार्टिकल, B पार्टिकल, C पार्टिकल, A पार्टिकल 50% आउट 50% इन, B पार्टिकल 100% इनसाइड, C पार्टिकल, फिर लिखिए B पार्टिकल will have water molecules, all water molecules around, therefore it will experience equal cohesive force from all sides, therefore it is in equilibrium. दूसरा लिखिए C particle, it lies 75% more than 50% inside water and a little part is outside water, so the cohesive force of water will be more than the adhesive force from outside, therefore it will experience a net downward pull. A particle, it is 50% inside 50% outside, but cohesive force of water is more than adhesive force of air outside, so again it will experience a net downward pull. So यहाँ net downward pull, so all particles in the surface film they will experience net downward pull, and this net downward pull is known as surface, जो नीचे खिंचाव महसूस होगा इसको बोलेंगे surface tension. Got my point? देखिए अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो सरफेस टेंशन है वो बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। देखिए कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स पे डिपेंड करता है, इसकी वजह से ये देखिए ये जो फोर्सेस होंगे क्या हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगा? क्या हर मटेरियल के लिए ये जो फोर्सेस होंगे अलग अलग होंगे? किसमें कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगे, किसके एडहेसिव फोर्सेस? ये डिपेंड करेगा कि कौन से दो मटेरियल्स इंटरेक्शन में हैं, क्योंकि हर मटेरियल की टेंडेंसी अलग होती है। सरफेस टेंशन फॉर ईच मटेरियल इज डिफरेंट। जैसे मर्क्यूरी की तो सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा होती है एकदम, आपने देखा होगा मर्क्यूरी के जैसे ही आप सरफेस में छोटे छोटे बॉल्स हो जाते हैं, उनका कोहेसिव फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है। उसके अलावा अगर हनी वगैरह देखोगे तो हनी भी क्या होता है एकदम जम के नीचे उतरता है, उनमें भी क्या होता है कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग होते हैं। मीन्स हर एक कहने का मतलब पार्टिकल की जो, इसलिए हनी भी जब भी आप ये करते हो, अगर मान लीजिए अगर एक चम्मच ले लो आप, एक में क्या ले लो पानी, एक में हनी, तो और सरफेस पे गिराओ तो जो पानी होगा काफी दूर तक ऐसे फैल जाएगा, और हनी क्या करेगा उसका एक ऐसा गोला बन जाएगा, क्योंकि वो सब पार्टिकल्स को अलोंग द सरफेस खींच रहे हैं कि तुम मत जाओ दूर मत जाओ, इजंट इट? यहाँ बारिश के सीजन में आपने देखा होगा कि बारिश के सीजन में क्या होता है कि जो भी मस्किटोज होते हैं वो पानी के सरफेस पे अंडे ले करते हैं, ठीक है, वो सरफेस टेंशन के कारण तैरते रहते हैं। तो म्युनिसिपैलिटी वाले लोग आके क्या करते हैं, उसके ऊपर कुछ स्प्रे छिड़काव करते हैं। ये स्प्रे कुछ नहीं रहता है, केरोसिन रहता है, अगर आपको पता हो तो ये केरोसिन छिड़काव करते हैं। केरोसिन का जो सरफेस टेंशन है वो कम है, इसलिए ये जो अंडे हैं इधर तैर नहीं सकते, डूब जाते हैं और मच्छर पानी में के अंदर मर जाते हैं। करते हैं ना छिड़काव, देखा होगा आपने कई बार, म्युनिसिपैलिटी के लोग आके करते हैं। तो सरफेस टेंशन इट डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ द मटेरियल, एंड बिकॉज द नेचर ऑफ द मटेरियल इज डिफरेंट, तो सरफेस टेंशन विल बी डिफरेंट। अभी इसको डिफाइन जो करते हैं वो थोड़ा सा कंसेप्ट, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। डिफाइन जो करते हैं वो थोड़ा सा बहुत ही यानी बच्चों को कंफ्यूज होता है, पर जैसे जैसे समझ करोगे आपको समझ में आएगा कि कैसे करते हैं। ये मान लीजिए कि ये पानी का एक सरफेस है, फोर्स तो अलोंग द सरफेस लगता है। एक बात समझिए, मान लीजिए इसमें एक इमेजिनरी लाइन है। ये लाइन कैसी है? इमेजिनरी, क्योंकि ये इमेजिनरी है, इट इज इन इक्विलिब्रियम, ऐसे माना गया है ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये लाइन कैसा है? इमेजिनरी है। कंसिडर एन इमेजिनरी लाइन ऑन द सरफेस, बिकॉज दिस इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज इन इक्विलिब्रियम, तो इस पे इधर भी फोर्स लगेगा और इधर भी फोर्स लगेगा। इसका मान लीजिए लेंथ L है, ये इमेजिनरी डेफिनेशन है। तो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ
along the surface, the force experienced per unit length along the surface is known as surface tension. इसको ही क्या बोलते हैं? surface tension. The force experienced per unit length is known as surface tension. इसका जो ऐसा यूनिट होता है ये न्यूटन पर मीटर होता है. इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर. क्या बोलोगे? कंसिडर एन इमेजिनरी लाइन अलोंग द सरफेस. दिस द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द लाइन पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन. और सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर. फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है. उसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा सा लास्ट पॉइंट होगा आज के लेक्चर का. देखिए इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन. मान लीजिए एक ऐसा फ्रेम है. आपने देखा होगा, आप वो सोप बबल्स उड़ाते हो ना, ऐसे गोला रहता है, आपने देखा होगा ऐसा. फिर ये ऐसा पीछे ऐसा पाइप रहता है. ये छोटा सा फ्रेम है ना, ऐसा ही मान लीजिए ऐसे बड़ा फ्रेम है. इसको हम अगर सोप बबल में डुबाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूरा सोप का एक फिल्म तैयार हो जाएगा. यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक सोप का फिल्म तैयार हो जाएगा. मान लीजिए कि ये जो है तीनों फिक्स्ड है पर ये मूव कर रहा है. दिस कैन बी मूव्ड, दिस इज मूवेबल. तो यहाँ पर क्या होगा? सरफेस टेंशन ऐसे लगेगा. और इस सरफेस टेंशन के कारण अगर फ्रिक्शन कम होगा तो ये थोड़ा सा जो फ्रेम है एकदम माइन्यूट आगे सरकता है. और फोर्स कितना लगा? अगर मुझे सरफेस टेंशन पता है और इसका लेंथ पता है तो फोर्स अपॉन लेंथ इज सरफेस टेंशन. तो ये कैसे निकालना है ये सब मैं आगे चल के बताऊंगा. आज हमने सरफेस टेंशन के कंसेप्ट को क्लियर किया है. आई होप आपको कंसेप्ट अच्छी तरह समझा है. बहुत सारी चीज़ें मैंने दूसरे भी एग्जाम्पल के तौर पे बताई जहाँ पर आप सरफेस टेंशन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. आने वाले दिनों में हम लोग फिर से सरफेस एनर्जी वगैरह दूसरे डेफिनेशंस करेंगे. तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए. जय हिंद. वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, रिप्लाई ज़रूर दें.